थक गए खड़े खड़े जयदीप। सॉरी, ये कभी जनरली होता नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट मशीन व्हिच वाज लाइव स्ट्रीमिंग वेंट डाउन। या नमस्कार, अमर उजाला के लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ तकनीकी दिक्कत से हम एक बहुत दिलचस्प बातचीत जो डॉक्टरों के साथ कर रहे थे वो रुकावट आ गई उसमें, लेकिन ठीक है, जिस तरह दूसरी लहर चल रही है हम दूसरे दौर की बातचीत शुरू करते हैं। दूसरी लहर की बातचीत है और दूसरे दौर की बातचीत है। इस तकनीकी दिक्कत के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर आशीष, मैं पुनः चाहूंगा कि बातचीत अचानक रुक गई थी, उसको आप आगे बढ़ाएं। So Arjun, you were describing about your lessons learned in the second wave. So can you briefly enumerate those? Yeah, thank you, Ashish. So as I was saying, I agree with Richa in a way that the first wave, what we noticed was the older population, the frail patients coming to us were more affected. But what we noticed in the second wave was a wider distribution across the age groups. Younger adults, even in children, we have seen being affected by COVID. As I was mentioning, especially in regards to UK, because of, after the first wave settled, we went back to traveling and there was a lot of mixing. Also, there were new emerging variants, I think South African variant and the Brazilian variant. So it seemed to have actually ended up infecting more people. The other thing I was mentioning was the pressures on the service as such. With the first wave, the message across was to the population that please stay home. Come to the hospital only if you are really unwell. And people were generally worried about COVID. Whereas, jab tak hamara second wave aaya, we were all worried. People had just started hitting normalcy, so they were coming even for normal problems. So we saw delayed presentations. Which people possibly for heart attack, sepsis related, they didn't turn up to the A&Es before. They have started presenting to us. So second wave, I think we definitely saw COVID related as well as non-COVID related. And so, we had definitely immense pressure on our A&Es in the UK. Yeah, I can understand you. बट दीपक, हमारे पास दो पर्सपेक्टिव हैं, एक यूके से आया है और एक डॉक्टर रिचा ने कहा कि यंगर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा अफेक्ट हुई है इसमें। तो क्या ये यूके वेरिएंट ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया या हिंदुस्तानी वेरिएंट जो है वो उसने जाके यूके पे कब्जा किया? चूंकि हम दोनों के सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं, व्हाट डू यू एज अ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैव टू से दिस? ये बिल्कुल मुर्गी और अंडा वाली बात कर रहे हो आशीष कि किससे क्या हुआ। हाँ, सही बात है। ऑब्जर्वेशन सिमिलर हैं, इसलिए कोई एपिडेमियोलॉजिकल कंक्लूजन निकालने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। मुख्य बात यही है कि इस बार यंग लोगों को ज्यादा हम लोगों ने खोया भी है और उन लोगों को इन्फेक्शन भी ज्यादा हुआ। जी। तो अब एक ट्रीटमेंट, नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं हम। एक ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उसमें कुछ जनरल ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में आएंगे और फिर हार्दिक हमें बताएंगे अबाउट द सर्जरी इन द म्यूकोरमाइकोसिस आल्सो, बिकॉज दैट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। डॉक्टर रिचा, व्हाट इन जनरल वुड बी योर ट्रीटमेंट गाइडलाइन? अगर हम उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में अगर हम करें तो चूंकि ये इसमें दर्शक जो है हमारे, जो आम जनता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आम जनता के लिए कि आपके ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहती है? राइट, थैंक यू डॉक्टर आशीष। तो बेसिकली हम जैसे हम बोल रहे हैं 85%, 95% पेशेंट्स जो होंगे वो माइल्ड डिजीज के साथ होंगे और वो आराम से निकल जाएंगे। 5% पेशेंट ऐसे रहेंगे जिनको थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर डिजीज हो सकता है और हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं। तो अगर हम इनको 3 कैटेगरी में बांटना चाहें, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज और सीवियर डिजीज, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होगा इनको मैनेज करने के लिए। जब हम माइल्ड डिजीज कहते हैं तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ है और उनको 1 या 2 सिम्टम्स या फिर
2-3 सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, खांसी हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है ना, या फिर कोई सिर्फ एक ही सिम्टम हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, कुछ भी हो सकता है। पर अदरवाइज उन्हें सांस की समस्या नहीं है। अगर मोटे मोटे तौर पे हम दर्शकों के लिए बात कर रहे हैं, उन्हें सांस की समस्या नहीं है। उनका जो रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं हम, वो 24 से ज्यादा है, और घर पे वो सैचुरेशन चेक, और अगर सैचुरेशन देख रहे हैं तो सैचुरेशन भी 94 के ऊपर है। तो ये एक माइल्ड कैटेगरी वाले पेशेंट्स आएंगे। जो ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनको घर पे रहना है और घर पे रहकर अपना इलाज या अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको आइसोलेट हो जाना है एक कमरे में, आपको दूसरे घर के किसी और लोगों से नहीं मिलना है। दूसरी चीज है, आपको अपना सैचुरेशन दिन में कम से कम 4 बार चेक करना है। तीसरी बार, आपको फीवर आ रहा है तो एक पैरासीटामोल का टैबलेट है, वो आप ले सकते हैं। बदन दर्द है तो आप पैरासीटामोल के साथ में कॉम्बिनेशन आप 2 टैबलेट भी ले सकते हो। तो ये मोटा मोटी है। खान पीन का अच्छा ध्यान रखें और अच्छा पानी पिएं, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। डरने की बात नहीं है। 7-10 दिन आपको आइसोलेट रहना पड़ेगा नई गाइडलाइंस के हिसाब से, उसके बाद आप आराम से बाहर आ सकते हैं। मॉडरेट डिजीज जो होती है, जब हम पेशेंट की बात कर रहे हैं मॉडरेट डिजीज, वो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के सिम्टम्स हैं और उनको खांसी या सांस में भी थोड़ी बहुत हो सकता है तकलीफ हो, या फिर उनके एक्सरे में निमोनिया या फिर लंग्स इन्वॉल्व है, उनको हम मॉडरेट डिजीज में लाते हैं। इन पेशेंट्स में सांस जो रेस्पिरेटरी रेट होता है हमारा, वो 24 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 30 से कम है। ये एक क्राइटेरिया है उनको पेशेंट्स की सिवियरिटी को बांटने के लिए, ठीक है। तो वो उसमें है, पर उनका सैचुरेशन 94 से कम हो रहा है, लेकिन 90 तक रह रहा है। तो 90 और 93 के बीच में रह रहा है, उससे कम नहीं हो रहा है, तो ये मॉडरेट उसमें आ जाएंगे। ये वाले पेशेंट्स को घर में रह के मैनेज किया जा सकता है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर वो डॉक्टर की निगरानी में अपना मैनेजमेंट चलाएं। उनका ऑक्सीजन, अगेन उनको सेम चीजों का ध्यान है, कोई पर्टिकुलर दवाई लेने की जरूरत नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, पैरासीटामोल 2 टैबलेट्स के साथ में। इसके अलावा अगर उनका सैचुरेशन कम हो रहा है 94% और उनका रेस्पिरेट बढ़ रहा है, तो उन्हें डॉक्टर की निगरानी में या तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए बेटर मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि वो हो सकता है वो वर्सन हो जाए। और उस केस में जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो शायद डॉक्टर उनको स्टेरॉइड टैबलेट शुरू करेंगे। कुछ केसेस में अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और बढ़ रहा है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा डॉक्टर के आपका पूरी अच्छी तरह से आपको देखने के बाद, आपकी क्लिनिकल कंडीशन को असेस करने के बाद ही ये सब कुछ डिसाइड करेंगे। तीसरा जो होता है वो सिवियरिटी, जो सीवियर डिजीज है, जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन सर्टनली कम है, 90% से कम हो रही है, आपको सांस की तकलीफ हो रही है, या फिर आपको निमोनिया है, आपके एक्सरे में, सीटी स्कैन में अगर आपको करवाया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 30 से ज्यादा ऊपर है, सर्टेनली यू हैव टू बी, आपको हॉस्पिटलाइज होना ही चाहिए। यहाँ पे आपका सैचुरेशन कम हुआ, मैं आपसे बोलूंगी कि ज्यादा अच्छा है आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, लेवल 1 या लेवल 2 डिपेंडिंग ऑन आपकी सीवियरिटी का है। तो जब आप सीवियर डिजीज में आते हो, अगेन क्योंकि आपकी लो ऑक्सीजनेशन है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो स्टेरॉइड इज वन थिंग which is proven that it is beneficial for this group of patients. तो स्टेरॉइड्स देंगे आपके डॉक्टर साहब। फिर आपको अगेन रेमडेसिविर प्लस माइनस आपकी क्लिनिकल कंडीशन देखते हुए डॉक्टर स्टार्ट करेंगे। एक और ड्रग है जिसे हम टोसिलिजुमाब बोल रहे हैं, जिसकी किसी कमी हो रही है, वो भी लोग शायद अगर हम देखें तो हमारे देश में क्या हो जाता है, हम जब कोई भी दवा के बारे में बात करते हैं, लोग सोचने लगते हैं ये रामबाण दवा है। कुछ पेशेंट्स ने मुझसे ये कहा कि रेमडेसिविर इज रामबाण, इट इम्प्रूव, जबकि हमारे पास इतना साइंटिफिक डेटा है, इतना इकट्ठा हो गया है कि हम बता पा रहे हैं कि रेमडेसिविर इज नॉट रामबाण, इट इज कंडीशनल रिकमेंडेशन है उसे यूज करने के लिए। टोसिलिजुमाब जो है उसका भी एक पर्टिकुलर कुछ केसेस में, सारे पेशेंट्स को हम यूज नहीं कर सकते। पहली चीज, हमें सेकेंडरी इन्फेक्शन या कोई एक्टिव इन्फेक्शन अदर देन कोविड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है, एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो कि एडमिट हैं और वो रैपिडली डिटेरियोरेट कर रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन पे या फिर एनआईवी पे या फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला पे, उन पेशेंट्स को टोसिलिजुमाब दिया जा सकता है डॉक्टर के डिसीजन पे।
बट प्रेफरेबली 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर जब वो डिटेरियोरेट हो गए। दूसरा ग्रुप है जिनको जो आईसीयू में नहीं है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में नहीं है, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अगर लगातार बढ़ रही है और जरूरत पड़ रही है कि उन्हें अब एनआईवी पे रखा जाए या फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन पे दिया जाए, उनके कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि सीआरपी कुछ 75 या 100 से ज्यादा है, कुछ लोग 100 यूज करते हैं, कुछ लोग 75 यूज करते हैं, उन पेशेंट्स को भी, उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को भी टोसिलिजुमैब दिया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी दवाइयां हैं या फिर और बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलेगा सीवियर और मॉडरेट डिजीज। इसके अलावा जो भी दवाइयां हैं या फिर उनका कोई क्लिनिकल बेनिफिट जितने भी हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है नहीं देखा गया है, तो मोटा मोटी ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान रहता है पेशेंट्स के लिए। जी बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज यही ट्रीटमेंट प्लान यहाँ पे दिल्ली में भी चल रहा है। हालांकि प्रेशर पेशेंट्स की तरफ से ज्यादा आ रहा है रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब के लिए। कुछ और दवाइयां हैं उसके बारे में मैं आपके पास और सौरभ के पास वापस आऊंगा, बट लेट मी हैव अ इनसाइट इनटू अ यूके पर्सपेक्टिव, अर्जुन. When you are dealing with ER patients, what is the kind of strategy that you are going for? Thank you, Ashi. So we had actually established really specific triage tools for identifying patients. As I said, with specific to the patients coming to emergency department here, we had them, if you present, let's say a patient presents with any of the symptoms, fever of more than 38 degrees centigrade or cough, which is new, then we added symptoms of anosmia, diarrhea was added. So those were getting picked up at triage, and we had specific area, for example, isolation room, jahan pe we'll be managing these patients. And then looking at their observations, what we follow in the UK is the national early warning scores based on heart rate, respiratory rate, saturations. And so we were targeting what's the new score of the patient, calculated on that, what are their saturations. And depending on that, we had highlighted, high risk, intermediate risk, or low risk. Now, with the low risk patients, these are patients, for example, jinke saturations will be more than 94% on air. And we would examine them, chest X-ray, do the blood test, which is C-reactive protein we have mentioned. There was also a point about lymphocyte count being low. These patients were definitely getting swabbed. And we have done a very big thing about doing, especially at the emergency departments, was testing jaldi ho. So we would get a result immediately, which is we were doing a lateral flow test and also sending another swab to the lab to get a confirmed. Now, agar inko hame lag raha hai ki, they are not sounding very unwell, we can send them home. But again, we had strict criteria on that. If they are frail, over a certain age, as 60, immunosuppressed, or they have underlying medical issues like diabetes, cancer, malignancy. So these populations, again, because monitoring was very important, we would advise for an admission. The other thing I wanted to highlight was what we did was looking at their saturations on exertion. So it was either sit to stand or a 40-step desaturation test. If they were dropping their saturations more than 3%, we said more than 94% is fine. But if there significant drop ho raha tha, then we would admit them again. And then for the follow-up, what we were doing is these are the patients we have said, fine, they have mild severity of disease, they can be discharged. But there was again a follow-up service set up. Nurse callers were checking on them every day, their symptoms. Especially we had established day 7 to day 10, that again, there's a deterioration of symptoms. And this is where we want to make sure that they are actually admitted. They don't come back very hypoxic, needing then higher level of care, most likely invasive ventilation. So we were looking at that, establishing that pathway. With the severity, if they were on the high risk, these are the ones we are talking about. They were initially, we were only looking at invasive ventilation, which is intubations, but then we established non-invasive ventilation also, and they were maintained on that. From an emergency medicine perspective, they were very strict
national guidance published about the use of steroids, the way Dr. Richa Gupta has mentioned, and we had to follow that protocol. So it was not depending on, mujhe de do steroids and I'm going to give it. It's not at all like that. It depends. So, for example, with steroids, there are clear indications. It's for adult hospitalized patients only, and then and who are needing oxygen. So there is a requirement because their severity of their disease goes up. And if so, then within 10 days of the symptom onset. And if you are giving it, if they recover, 3 days is fine. That's a short course. Asthma, COPD patients could be there, then you can stop it. But if, we say that the patients are not improving or still showing signs or slow signs of recovery, then we would complete that course of steroids for about 10 days. And our choice was dexamethasone because your oral tablet de sakte hain, and if you're admitted, you give IV. So I think what I would say from a UK perspective is because it was very national guidance, it was, I guess, there was a way that you had to follow that. From emergency departments, we were not starting anyone on remdesivir or any of the immunosuppressive agent because these are the patients will be admitted in ICU, will be requiring that high level of care. And so then, and again, there's very strict inclusion-exclusion criteria to starting, for example, remdesivir. And again, I agree with Dr. Richa Gupta that, our studies have shown it's not a wonder drug. It is totally on a case-to-case basis, really, and overall. Yeah, I hope that. Probably UK is a small country in respect to, if you compare it with India, then definitely, it is much more manageable, unlike in India. But दो चीजें जो आपके पूरे डिस्कशन में आई हैं, मैं आम जनता के लिए बता दूं, और उसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि पहले 7-8 दिन जब तक वायरल रेप्लिकेशन फेज चल रहा है, तब तक हमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उससे मेरे ख्याल से प्रोग्नोसिस भी खराब होती है. और वो कुछ चुनिंदा पेशेंट्स हैं जिनका कि ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, वो उन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मेरा भी अनुभव रहा है और यही आपने भी बोला है. बट चूंकि हम आम जनता के बारे में बात कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो मैं आम जनता को देना चाहता हूं, और वो है पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में. एक चीज अर्जुन ने भी बोली, उसका भी मैं अनुवाद कर दूंगा यहाँ पर. सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं तो तकरीबन 40 से 45 सेकंड तक आप वेट करेंगे. कई पल्स ऑक्सीमीटर नीचे से रीडिंग ऊपर लेके जाते हैं और कुछ पल्स ऑक्सीमीटर ऊपर से नीचे रीडिंग लेके जाते हैं. जब वो रीडिंग स्टेबलाइज हो जाएगी तब वो आपकी रीडिंग है. और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अपने मरीजों को भी कई बार बोलता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है कि वो रीडिंग आप नोट करके उसको कागज पे लिखें, ताकि हमारे पास 1-2 दिन में 3 दिन में हमारे पास एक ट्रेंड आ जाएगा, जिससे कि हम उसका और अच्छी तरीके से आकलन कर सकते हैं. एक चीज तो यह है. और दूसरी चीज जो अर्जुन ने भी बोली है वो ये है कि सबसे बढ़िया, उससे भी अच्छा सेंसिटिव इंडिकेटर ये है कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन नापें, वही 45 सेकंड रुकें, रीडिंग्स को स्टेबलाइज होने दें, और उसके बाद जो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है अर्जुन, वो है 6 मिनट की वॉक, 6 मिनट वॉक्स. दिस इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग हियर. तो 6 मिनट तक वॉक करें अपने कमरे में जहां पर आप आइसोलेटेड हैं, और उसके बाद वापस से उसको रीडिंग नोट करें. अगर 3 पॉइंट से ड्रॉप कर रहा है वो, भले वो नॉर्मल से नॉर्मल में जा रहा है, 98 से 95 में जा रहा है, बोथ ऑफ विच आर नॉर्मल, तब भी आपकी आगे आने वाले समय में परेशानी की संभावना है. तो ये तो रही कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, बट कुछ और नए भी दवाइयां आई हैं. और सौरभ, मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा वहां यूके में, और इनफैक्ट आप, जैसे मैंने कहा कि आप हिंदुस्तान को भी बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे, अबाउट अ ड्रग विच इज मिथिलिन ब्लू, जो कि कम से कम मेरी प्रैक्टिस में मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है. आपका क्या विचार है उस पे, एक आधे मिनट के में आप हमें बताएंगे? Thank you, Ashish. So, Ashish, methylene blue is a very interesting drug. It's a dye and a drug. It's discovered in 1837. So, one of the oldest antimicrobial known to man before any other like penicillin or anything else. So, it has a strong virucidal activity, जो virus को मारता है, जो कि lab में prove हो चुका है. It's also very cheap. So, few rupees per day you can treat, and it's a essential drug on the WHO list. So all emergency medicine departments have to have it because of its role in methemoglobinemia, right? Cyanide poisoning, methane poisoning, So जहाँ पे भी hemoglobin को oxygenation की जरूरत है इन बीमारियों में, methemoglobinemia is similar to
कोविड पॉइजनिंग, कोविड बीमारी जिसमें कि ऑक्सीजन का साइलेंट हाइपोक्सिया होता है, where you don't know your oxygen is less, you don't become breathless. So it has several similar features. It is also the mother of chloroquine and hydroxychloroquine. It works in different ways. It kills the virus, it provides oxygenation, it has secondary anti-inflammatory and anticoagulation properties. So the problem we have is there are only few trials. So one trial in Switzerland, one trial in Iran, which have come out with phase 1, phase 2 results and some phase 3 results. But we need larger trials to study this drug and this role in the COVID treatment. Dr. Gavalkar in Bhavnagar has been using this since the start of the pandemic. He's a pulmonologist in Bhavnagar and he has treated thousands of patients. And similarly, other patients have been treated in various parts of the country as well. So he's really positive about this. But what we need is trials. So I've been discussing with Deep, and he's doing a case control study. So it can be obtained as a powder, as a injection from a pharmacy, or in biology labs, or in chemistry labs. So this is to be diluted to 0.1%. It can be used orally. It can be used by inhalation. So we have treated several family members very successfully. Some people who were given, like, that there is no hope left, and they have survived, and a lot of people have also been prevented from going that way with even 50% or more lung involvement. So for personally, I feel there is a role, but we need more studies on this, and obviously people to be able to use it, and because it's cheap drug, and it has no side effects in use in COVID. So that's my personal experience, but we need more studies. डॉक्टर रिचा, आपका क्या विचार है इसके बारे में, मिथिलीन ब्लू के बारे में? So, Dr. Ashish, I would add, I have no experience with methylene blue at all. और जैसे डॉक्टर सौरभ ने भी बताया कि हमें स्टडीज की ज़रूरत है. जो सबसे पहले शायद कोई एक स्टडी आई, उसमें उन्होंने 25 पेशेंट्स को लेके कंट्रोल करके देखा. उसमें जो 25 पेशेंट्स, उसमें 5 पेशेंट्स को उन्होंने मेथिलीन ब्लू दिया, जिसमें से 4 लोगों को इम्प्रूवमेंट हो गया. I'm not able to quote the study, but that was it. So out of 5, 4, it's a big number if you look at that way. But statistically, अगर हम number को गिनने जाएंगे तो सिर्फ 5 ही पेशेंट थे. So I have no experience, and neither anyone in our institute. We are not using. So we do use all the medications, या जो भी कुछ guidelines हम बना रहे हैं वो सिर्फ evidence based बना रहे हैं. But if it comes, if we have good trials to prove that, but yes, certainly we need more trials, and with exactly. that we will be able to use it. Of large number of patients, and that showed good results. But as you say, we need more studies. I mean, बहुत सारा क्या हो रहा है ना इस बार वेव में, the whole family is involved. पूरा का पूरा family infect हो जा रहा है, and there have been almost 75% deaths in a family. ऐसा हो रहा है. तो जैसे डॉक्टर सौरभ ने बोला कि कुछ नहीं है तो कुछ दिया. So I do not propagate the use of methylene blue, but if some people have any anecdote, experience with it, then maybe you can try. Yeah. I don't know. दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ऋचा जी मैं आपके साथ ही रहूंगा. दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई आई है, DRDO की जो दवाई आई है, DRDO की जो ड्रग आई है, उसके बारे में आप हमें 30 सेकंड में कुछ बताएं. Right. I will put my mouth shut for that. Simple. We don't have the data on board. अगर हम इतने कॉन्फिडेंट है किसी भी दवाई के लिए, तो उसका डेटा प्लीज आप पब्लिश कीजिए. लेट अस सी, लेट द साइंटिफिक कमिटी सी, लेट द साइंटिफिक पीपल सी टू इट दैट इट इज गुड, एंड वी विल यूज इट. सो गुड. दीपक, DRDO की दवाई के बारे में आपका क्या विचार है? जो डॉक्टर रिचा ने बोला कि there is some evidence to prove it. हाँ, एक जरूर एविडेंस मुझे मिला है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, और किसी एक अहमदाबाद के बंदे का 30 सेकंड का वीडियो है, नॉट वीडियो, एक ऑडियो है, जो ये क्लेम करता है कि इमीडिएटली 30% से 70% तक ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया. पर ये बेसिकली फ्लॉड है पूरा, क्योंकि ये जो DRDO की दवा जो आई थी, वो उन्होंने पहले ही बोला था इट इज वायरोसिडल, इट हैज नथिंग टू डू विद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन. तो वो जो वीडियो है, मुझे उसी पर थोड़ा सा डिबेट हो जाता है. पर हाँ आशीष, हम लोग इस पे एक सिस्टमैटिक रिव्यू करने की कोशिश कर रहे थे. तो ये जो ड्रग है, ये कोई आज की ड्रग नहीं है, इसका पहला पब्लिश आर्टिकल 1959 का है.
सो लेट्स बी मोर क्लियर कि ये ऑफ लेबल और डिफरेंशियल यूज के लिए ड्रग है, क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी कोई एक संजीवनी बूटी है जैसा कि बताया जा रहा है। पर जैसे मैडम ने बोला, सौरभ ने बोला, मैं भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को मानता हूं। जब तक एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट मुझे एविडेंस नहीं मिलेगा, भले ना गलत हो, पर जब तक कोई वो एविडेंस जनरेट नहीं करेगा तब तक लार्जली हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू ही सब कुछ सुनते रहेंगे। जी जी जी। तो अब मेरे ख्याल से हम अपने अंतिम चरण पे हैं। मेरे ख्याल से अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर हम थोड़ी देर बात कर लें, और वो है म्यूकोर माइकोसिस। दीपक, मैं आप ही के साथ रहूंगा। एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये जो म्यूकोर माइकोसिस का ट्रेंड है फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में, वो हमें आप कुछ बता पाएंगे? अब वेरी ट्रू, मेरे से ज्यादा डॉक्टर हार्दिक बताएंगे जिनको मैं जानता हूं। बट एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट मेरा पहला टेक ये होगा कि म्यूकोर माइकोसिस के केसेस तेजी से बढ़े हैं। एंड इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ केसेस, आईसीएमआर ने भी अपनी रजिस्ट्री शुरू कर दी है, स्टेट्स ने भी अपनी रजिस्ट्री शुरू करी है, और थाउजेंड्स में केसेस आने लग गए हैं। ये बताना बड़ा मुश्किल है कि क्यों आ रहे हैं। 4 या 5 हाइपोथेसिस एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट लोग जनरेट करते हैं, मैंने भी की है। पहली हाइपोथेसिस जो शायद आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, शायद ये हो सकता है कि स्टेरॉइड का यूज जिसके कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हुई। एक हाइपोथेसिस जो काफी तेजी से निकल के आई थी, वो शायद जो इंटेंसिविस्ट हैं डॉक्टर अर्जुन जैसे, वो शायद बता पाए कि जो ह्यूमिडिफायर हम लोग यूज करते हैं और ह्यूमिडिफायर के अंदर शायद फंगस हो। एक और हाइपोथेसिस चौथी जो निकल के आई है, वो निकल के आई है कि इतने सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज किया है जिसके कारण ओवरऑल इम्यूनिटी कम हुई, और शायद ये हो। पांचवी आज जो मैंने सुनी है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग, कि जिन लोगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लगा था, देयर इज ए हायर इंसिडेंस ऑफ म्यूकोर अमंग्स दोस केसेस। तो हम लोग इस वक्त एक केस कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ पेशेंट्स जिनको म्यूकोर हुआ है और कुछ पेशेंट्स जिनको म्यूकोर नहीं हुआ है, और उन लोगों का रिस्क फैक्टर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर आशीष, जिस वक्त हम चाय पे मिलेंगे ना, तो शायद मैं आपको रिजल्ट्स बता पाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम उस चाय का इंतजार करेंगे। तब तक हो सकता है कि कोरोना के साथ साथ ये म्यूकोर की लहर भी खत्म हो जाए। मैं इंटरप्ट जरूर कर रहा हूँ डॉक्टर आशीष, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सब पत्रकार भी, क्योंकि मैं आज दिन भर कुछ और डिबेट्स भी सुन रहा था, और अपनी इस लाइव के लिए मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने देखा कि एक डॉक्टर हैं जो एक अन्य जगह पे लाइव में कह रहे थे कि ये सारी बात गलत है, कि वो ह्यूमिडिफायर से हो गया। दूसरे डॉक्टर, मतलब ये जो कैसे फैल रही है ब्लैक फंगस, उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसा कि बता रहे थे अभी डॉक्टर दीपक। और लोग भी हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं, अभी सारे लाइव पे लगातार सवाल आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और मैं चाहूंगा कि आप सारे विशेषज्ञ इसमें जो भी आपके पास तथ्य हैं उसके हिसाब से कुछ शंकाओं का समाधान करें। अब लोग ऑक्सीजन लगाने से डरने लग गए, या ऑक्सीजन के पानी को बार बार बदल रहे हैं या चेक कर रहे हैं। जी, जब तक हमारे पास सही जवाब नहीं आएंगे जयदीप, जब तक हमारे पास सही डेटा नहीं आएगा, और जिसके ऊपर की आई एम श्योर दीपक जैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट और डॉक्टर ऋचा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के लोग काम कर रहे हैं, जब तक हमारे पास वो जवाब नहीं आएंगे तब तक ये कोहरा, ये कुहासा बना रहेगा। इसको छटने में अभी देर है। तब तक सारी सावधानियां जो भी हमारे से हो सकती हैं उनको बरतने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं ये समझता हूँ। जैसे आपने अभी बहुत दिलचस्प डिस्कशन किया मिथिलीन ब्लू के आसपास, जिसको लेके अवेयरनेस ही नहीं है अभी बहुत ज्यादा। तो लोग हमारे पे टाइमलाइन पे आके जो सवाल पूछ रहे थे वो 2DG को लेके, तो अच्छा ही हुआ आपने तो उनको डीआरडीओ की ड्रग, चूंकि उसको एक वंडर ड्रग के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया गया है, और मीडिया में भी हम सभी ने उसको जिस तरीके से हमें बताया गया, हमने भी उसको प्रचारित किया। अब लोगों को लग रहा है ये कोई ऐसा रामबाण आ गया है जो खाते से ही कोविड गायब। जयदीप, मेरे ख्याल से इस दौरान डॉक्टर ऋचा ने भी बोला और सौरभ ने भी बोला कि डूबते को तिनके का सहारा, ये वो वाली कहावत है, क्योंकि चूंकि हमारे पास कोई भी एक दवा नहीं है, कोई भी रामबाण दवा है ही नहीं इसकी, तो जो हाथ में पड़ रहा है हम उसी को भगवान बना देते हैं। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था HCQS से, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, जब पूरे विश्व में उस वक्त ऐसे बता दिया जैसे इस दवाई से ही सब हो जाएगा। हाँ, फिर वो उसके बाद धीरे धीरे उसका फेस चला गया, फिर रेमडेसिविर आई, उसका फेस चला गया। तो ये सब आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। इन कहानियों की भी अपनी एक पीक आ रही है और उनका भी उतार हो रहा है, इनकी भी एक लहर है। अर्जुन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन UK विद म्यूकोर, एंड देन फाइनली आई विल कम टू हार्दिक।
Thank you, Ashish. To be honest, I haven't had any cases at all in the UK that's been reported. It's basically currently what we've seen, the data is all from India. And we don't know whether it is because of the variant. I'm not very sure. It seems to me, at least that's what we've said, is it's opportunistic infection. The fungus does exist naturally. It is the status of the body, with the immunocompromised status. You're using anti-inflammatory medications, you're using immunosuppressive medications. I guess what I could say is, if you're only using it under strict criteria for this very severe COVID cases, there is a way you can monitor this. But if everyone started to use these medications like steroids and immunosuppressants, then you will end up having opportunistic infections. That's what we have read from our medical data even before. Diabetes, cancer patients, the ones on immunosuppressants for the autoimmune conditions. These are the patients who end up having the opportunistic infection like mucor. So, that's what I would say. Currently from the UK, I don't have any data. So, Ashish, I agree with that. I asked my department as well, and we have not seen any cases, although in our hospital, we had the highest number of admissions at like 500 patients at a time, but no cases were seen. So I think in some ways, we don't know, but it seems like it's an iatrogenic disease. We may have created it ourselves by giving medicines which are not required at the right time and prolonging the use of steroids and giving things which are not required. So that is a possibility, but obviously, so that is a very sad part of it, actually, if we are creating another epidemic of things which is actually much more dangerous. So I think that is something we need to address among the physicians as to how we know. I'm seeing people started on steroid on day one. They're continuing for a month afterwards. They have been discharged, and that is completely wrong. And people have diabetes. The sugar is going high. So I think that is the main reason. But yes, unless we know more details, we cannot say for sure. Yeah, but Dr. Dr. Richa. I'm really sorry to interrupt you, but as we listen to Dr. Saurabh and Dr. Aju, their experience from NHS, I would add, see, there is some similarity. I'm just trying to correlate between CMC as well. So CMC में हमारे पास डेली के करीब 900 plus patients हैं जो रहते हैं, plus 1000 patients around. और अगर मैं पिछले साल से लेकर अब तक की बात करूं तो हमारे पास हार्डली 3 या 4 पेशेंट्स हैं म्यूकरमाइकोसिस के, जो भी राइनो ऑर्बिटल वाले ही थे, राइट, नॉट gone into the cerebral part of it, and they got treated, and these were the patients जो दूसरे हॉस्पिटल से हमारे पास रेफर होकर आए थे. अगर मैं सिमिलैरिटी थोड़ा सा भी देखना चाहूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग, बट अगर मैं थोड़ा सा भी सिमिलैरिटी देखना चाहूँ तो NHS हैज वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया एंड दे गो बाय द रिकमेंडेशंस और जो उनकी गाइडलाइंस है, दे डू नॉट डेविएट इधर से उधर. कोई भी दवाई, जैसे डॉक्टर अर्जुन ने बताया, कोई आके मुझसे बोलेगा स्टेरॉइड देने के लिए, आई कांट गिव, राइट. सो दे स्टिक to the guidelines, and similar at CMC also we stick to the guidelines. कुछ भी डेविएशन नहीं है, जो हमने CMC में recommendations दी है उसके हिसाब से चलेगा. So is it something as Dr. Saurabh also said, indiscriminate and irrational use of steroids which is making mucormycosis a bigger epidemic than COVID itself. And as हमें ये भी समझना चाहिए कि mucormycosis as such, the fatality is too much, the mortality is too much. जो nasal वाला है उसका करीब 40-50% है, डॉक्टर शाह में add on that. But if you ask me about pulmonary mucormycosis, which we get once in a while, it has 90% mortality. So I think we should, this is the time, अभी भी समय, हमारे पास समय है कि हमें सचेत हो जाना चाहिए और हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए गाइडलाइंस और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एनी एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को रोक देना चाहिए. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ. हार्दिक, यू आर द मैन ऑफ द मोमेंट दिस टाइम इन इंडिया. What are the ENT symptoms? How should what should we look for? आम जनता के लिए कार्यक्रम है. आम जनता को क्या देखना चाहिए कि उन्हें ये सचेत हो जाए कि हमें म्यूकोर हो सकता है?
हमने जो भी अब तक पेशेंट्स स्टडी किए हुए उसमें करीबन द मोस्ट कॉमन थिंग इज सीवियर हेडेक। काफी सारा हेडेक रहता है पेशेंट को। दूसरा है कि सूजन आ जाना, चीक पे फेशियल स्वेलिंग, यानी एक साइड पे सूजन आती है अराउंड द आईज, चीक वगैरह में, और नाक में से ब्लीडिंग वगैरह होता है, बट इट इज नॉट वेरी मच कॉमन कंपेयर टू दिस टू सिम्टम्स। सो नेजल ब्लीडिंग होना, नाक में से खून बहना, नाक ब्लॉक हो जाना, ब्लैक कलर का क्रस्टिंग बनना, they are all there, but the severe headache and the swelling are the most common thing which we are facing. Some patients also coming with the loosening of teeth or the pain in the teeth. So these are the common symptoms which have patients को पहले इसको look after करना चाहिए as early as possible. और जब भी ये symptoms देखे, पेशेंट सो भी नहीं पाते, उतना हेडेक होता है उनको, तो ये जैसे ही सिम्टम्स देखे आइडियली दे शुड चेकअप विद द कंसल्टेंट। जी जी जी। और यूजुअली जैसा आपने बताया कि ये ठीक होने के 15 दिन से लेके एक से 1.5 महीने के अंदर में ये सिम्टम्स आ रहे हैं। हार्दिक, किस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं इन पेशेंट्स को? इसके पहले से भी यही ट्रीटमेंट थी। वन इज द डिब्राइडमेंट, जितना भी नेक्रोज्ड एरिया है नोज में, पैलेट में, आई में, वो नेक्रोज्ड एरिया और द फंगल मटेरियल, फंगल लोड को सर्जिकली वी हैव टू रिड्यूस। एंड सेकंड, वी हैव टू इंक्रीज गिव द एंटी फंगल ड्रग फॉर एटलीस्ट अराउंड 2 months to get proper feedback or proper clearance of the disease. In the starting phase, we are using the injection amphotericin, which is the gold standard for the mucormycosis, and simultaneously we prepare the patient for surgical fitness, and then we debride all the necrotic material, which will in itself increasing the environment for the fungal to grow. So we have to reduce the fungal load as much as possible, and with effection of that antifungal treatment, we have to treat the patients. But still all these things have high much morbidity and mortality. जी 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 जी। मेरे ख्याल से हम है ना काफी अंत की तरफ आ गए हैं। हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, बट एक क्वेश्चन डॉक्टर ऋचा और डॉक्टर दीपक आप दोनों से रहेगा, व्हाई म्यूकोर एंड व्हाई नाउ? जब अगर इम्यूनोसप्रेशन हुआ है तो हमारे पास तमाम सारी चीजें हैं, बैक्टीरियल सेप्सिस है, हमारे पास एमडीआर बैक्टीरिया हैं, भगवान ना करे मेरी बात सच हो जाए, बट हमारे पास इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स के पास होता है। एस्परजिलस होता है फंगस में, कैंडिडा होता है, ये सारे नहीं आ रहे। म्यूकोर क्यों आ रहा है और अब क्यों आ रहा है? पिछली वेव में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जितना इनडिस्क्रिमिनेट यूज इस बार हुआ है उतना ही लगभग पिछली बार भी रहा होगा। तो why Mucor and why now? First, Dr. Richa, and then concluding remarks by Dr. Deepak. So, difficult to say, Dr. Ashish, कि इस बार क्यों? शायद ज्यादा पेशेंट हमारे पास जो पेशेंट्स हैं और उनकी सिवियरिटी जो है कोविड-19 इन्फेक्शन की इस बार ज्यादा है, ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं और इसीलिए ज्यादा उनको मेडिकेशन भी मिल रहा है। दैट कैन बी वन रीजन। द अदर थिंग इज ऑल्सो, हमें पता है कि कोविड-19 एज सच जो है इन्फेक्शन, वो हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है या इनेट इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं उसको इफेक्ट करता है। आई अग्री कि वो पहले भी था और अब भी है, बट शायद अगर मैं नंबर्स पे जाऊं तो इंडिया में म्यूकरमाइकोसिस का जो इंसिडेंस है वो कंपेयर टू होल ऑफ द वर्ल्ड इज मोर। हमारे यहाँ पे करीब 1 लाख पॉपुलेशन पे 14 म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स में मिल जाएंगे। उसको ही अगर हम कंपेयर करें से ऑस्ट्रेलिया से या किसी और ऐसे कंट्री से, वहां पर जो ये नंबर ऑफ पेशेंट्स म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स है दैट विल बी लेस देन 0.01 पर लाख पेशेंट। तो एज सच हमारा म्यूकरमाइकोसिस का इंसिडेंस अपार्ट फ्रॉम कोविड-19, आई एम टॉकिंग जनरली, ज्यादा है हमारे देश में। फिर कोविड-19 में पर्टिकुलरली क्यों म्यूकर आ रहा है? इफ आई एम राइट, यूके में या फिर और अदर यूरोपियन कंट्रीज में इट वाज मोर एस्परजिलोसिस रादर देन म्यूकरमाइकोसिस। हमारे ही देश में म्यूकरमाइकोसिस क्यों आ रहा है? आई रियली डोंट हैव एन आंसर पर्टिकुलरली टू दैट। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमने बोला कि
तीन तरफा मार हो रही है हमारे ऊपर, है ना। हमारे पास कोविड-19 से हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, इन्फेक्शन से ज्यादा विरुलेंट है ये वाला स्ट्रेन, इट इज डिक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी, देन स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, उसके अलावा डायबिटीज है, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है, एसिडिक मीडियम है, तो दैट गिव्स अ प्लेस टू बैक्टीरिया, सॉरी दैट फंगाई टू ग्रो एंड प्रोलिफरेट। एक चीज जो डॉक्टर दीपक ने भी बोली थी कि ह्यूमिडिफायर, आई डोंट नो वेदर इट इज, बट दैट इज एक चीज वो बोल रहे हैं कि शायद ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन लग रही है। हमने देखा इस सेकेंड वेव में ज्यादा पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो वो जो पानी यूज हो रहा है, वेदर उसमें स्पोर्स हैं जो चले जा रहे हैं और वो ये म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा कर रहे हैं, आई डोंट नो। पर हम लोग सीएमसी में हम ह्यूमिडिफायर जो ऑक्सीजन के साथ में वाटर यूज करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हम वो यूज नहीं कर रहे हैं फॉर लास्ट 1.5 ईयर। इन उसकी जगह पर हम HME फिल्टर्स यूज करते हैं जो हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज डिवाइसेस होते हैं, वी आर यूजिंग दैट अगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास है भी नहीं पेशेंट्स, बट लुकिंग एट द एपिडेमियोलॉजी, आई थिंक डॉक्टर दीपक वुड लाइक टू ऐड और ही मे गिव अस मोर लाइट ऑन दिस, व्हाई वी आर दिस टाइम ओनली। Thank you, Dr. H, and thank you, Dr. Ash. Dr. Deepak, why Mucor? Why now? मैं 3 सिंपल से पॉइंट्स बताना चाहूंगा, एंड लेट मी टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। ये भी एक हाइपोथेसिस है। पहली चीज, जिस वक्त हम स्टेरॉइड का कंजम्पशन फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो हुआ था वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे ही हुआ था। सेकंड वेव के तुरंत पहले हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था और काफी सारे एविडेंसेस हमारे पास आए थे कि फर्स्ट वेव के जितने भी ड्रग्स थे उसमें से सबसे ज्यादा कोई चीज इफेक्टिव थी तो वो स्टेरॉइड था। Therefore it became a mainstay. दूसरी चीज समझने की जरूरत है आशीष, फर्स्ट वेव वाज लार्जली एन अर्बन, इट वाज लार्जली एन अर्बन प्रॉब्लम, काफी सारे केसेस अर्बन में आते थे। सेकंड, रूरल कंपोनेंट को भूलना नहीं चाहिए ना, देयर इज ए रूरल सर्ज ऑफ द डिजीज दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर का टेक जो है वो 70% ऑफ द पेशेंट लोड का है, और उस प्राइवेट सेक्टर को यदि मैं डिसेक्ट करूं तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका जो है वो झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है, वो ओवर द काउंटर जाता है, वो फार्मेसी के पास जाता है। तो यदि आप थोड़ा सा पेशेंट का भी स्टडी करने की कोशिश करें तो वो मेन हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले 5 डॉक्टर तो चेंज कर चुका है। जी बिल्कुल। ये बताती है कि इंडिया में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रूरल एरिया में स्टेरॉइड होता है। वो डेक्सोना बुखार के लिए भी देते हैं, फंगल इन्फेक्शन के लिए भी देते हैं, और हर तरीके से देते हैं। इंडिया इज नोन टू बी ए डायबिटिक कैपिटल, ऑफ द ग्लोबल डायबिटीज का हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हमारे पास प्रेवलेंस भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है 3 या 4 तरीके से इसको देखा जाए तो इट्स ए मल्टीफैक्टोरियल ओरिजिन। एक, हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, फॉर श्योर हमें पता चल चुका था कि स्टेरॉइड इज वेरी एक्टिव, रूरल सर्च बहुत तेजी से बढ़ा, हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बड़ी, ऑक्सीजन पे लोग काफी सारे आए, पर मोर देन दैट काफी सारे लोग 3-4 कंसल्टेंट के बाद हमारे पास आते हैं, एंड बाय द टाइम वी एक्चुअली गो फॉर सम इंटरवेंशन, the infection has already set in, है ना। आईपीसी पे फर्क पड़ा है आशीष, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की स्ट्रैटेजीज इंडिया में वैसे ही बहुत पुअर थी, और जिस वक्त लोड बढ़ता गया, लगातार बढ़ता गया, मुझे पता नहीं है कि आप लोग सब आईसीयू में काम करते हैं, कितनी बार आईसीयू प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट होता है या कितनी बार हमारे वार्ड्स को डिसइंफेक्ट, हमारा केस लोड इतना ज्यादा था कि वी डिडंट हैड एनी टाइम। तो हम लोगों के पास इंडिस्क्रिमिनेट ड्रग का यूज हुआ, हम आईपीसी मेंटेन नहीं कर पाए, हमारे पास ऑलरेडी स्टेरॉइड्स थे जिसको लोगों ने यूज किया, ओवर द काउंटर हमारे पास आसानी से मिलता है, हम डायबिटिक कैपिटल हैं, तो इन सबका जो मिला जुला असर रहा उसका एक दुष्परिणाम शायद मुझे ऐसा लगता है म्यूकॉर के तौर पे आया है। दैट्स माय कॉल। या सो आपने सभी चीजों का उत्तर दिया, बट व्हाई म्यूकॉर, ये अभी भी मेरे मन में ये प्रश्न है, व्हाई नॉट एस्परजिलोसिस, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स। डॉक्टर आशीष, अभी तो फिल्म खत्म नहीं हुई है, द मूवी हैज नॉट यet ended, फिल्म अभी बाकी है सर। मैं कॉम्प्लिकेशन देखिएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की है और हम और भी लंबी बात इस पर कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आप सबका समय भी बहुत कीमती है। कुछ हमारे दर्शक जरूर
इम्पेशेंट हो रहे हैं जो देख रहे हैं लगातार इस लाइव को, तो 2 सवाल जरूर हैं जिसके साथ मैं इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा। आप में से जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहें। एक तो है कि जो लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट है कोविड को लेकर, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिसकी वजह से उनको ब्लैक फंगस ना हो। कोविड की ट्रीटमेंट उनकी चल रही है, चाहे वो ऑक्सीजन पे है चाहे ना है नहीं है, लेकिन अब वो दूसरों को देख के घबरा रहे हैं कि मेरी कोविड की ट्रीटमेंट चल रही है तो मैं ऐसा क्या करूं, इस तरह के क्या एहतियात बरतूं जिससे मुझे ब्लैक फंगस से बच जाऊं और कोविड की ट्रीटमेंट करके कोविड से उबर के मैं बाहर निकल आऊं। ये चिंता बहुत बड़ी है उन लाखों लोगों की जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने तमाम सवालों में से छाटा, और ये कॉमन क्वेश्चन है सभी का, बहुत सवाल आए हैं आप सभी के लिए, वो ये है कि क्या जिसको कोविड नहीं हुआ है, कोरोना नहीं हुआ है, क्या उसको भी ब्लैक फंगस हो जाने का खतरा है? ये 2 अहम सवाल हैं। जयदीप, सबसे पहली चीज कि क्या और लोगों को भी ब्लैक फंगस होने का खतरा है? तो ये खतरा पहले भी बना हुआ था, ये खतरा आज भी है। जो भी इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जो भी कैंसर से पीड़ित हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, उनको ये खतरा पहले भी था और आज भी है। और उसी मात्रा में है लगभग अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो। और दूसरा क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन था, क्या आप वापस से एक सेंटेंस जो लोग इस वक्त कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनके परिवार के सदस्य कोरोना का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जो पिछले 1-1.5 महीने में भी संक्रमित थे लेकिन अब ठीक हो गए हैं, ये लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब है डॉक्टर साहब। ये लोग सब सोचते हैं कि कहीं अब हमको ब्लैक फंगस, साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान है। इनको बहुत अच्छे सुझावों की और सलाहों की जरूरत है आप जैसे चिकित्सकों से। आप डॉक्टर ऋचा जो भी बताना चाहें, डॉक्टर सौरभ, ये लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम पिछले 1-1.5 महीने में रिकवर होकर ठीक हो गए हैं तो हम क्या एहतियात बरतें, या हमारे परिवार का कोई सदस्य अगर इस वक्त कोरोना के ट्रीटमेंट से गुजर रहा है तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम कोरोना से तो ठीक हो जाएं लेकिन ब्लैक फंगस से बचे रहें? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है जो आप और हम यहाँ पे बैठ के, हम सभी लोग बैठ के कर रहे हैं, वो है जानकारी फैलाना। ठीक है, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास इस समय जानकारी का ही है। तो जैसे कि डॉक्टर हार्दिक ने भी बताया और मैंने भी आपको बताया था कि जो उसके लक्षण हैं, सबसे पहली चीज कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं अभी, तो अगले 15 दिन से लेकर 1.5 महीने तक आपको खासतौर पे सचेत रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखें कि खुद ही ओवर यूज स्टेरॉइड का ना करें, ओवर द काउंटर जाके स्टेरॉइड्स ना लें। अगर आपकी डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करके रखें, ब्लड शुगर को अपने कंट्रोल में रखें और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। इसके अलावा स्टफी नोज हो, नाक के नीचे स्वेलिंग हो, चीक पे स्वेलिंग हो, दांतों का हिलना, जबड़े में दर्द और सिर दर्द, ये ऐसे लक्षण हैं जिनके ऊपर नित्य प्रतिदिन अपना ध्यान बनाए रखें। और अगर ऐसे कोई लक्षण हो तो तुरंत से तुरंत जाके डॉक्टर की सलाह लें ताकि वो सीटी स्कैन या MRI ऑफ द फेस करवा सकें और वो जो म्यूकोर है उसको आने से पहले रोक पाएं। यही चीज मैं कहूंगा कि उन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, अनलेस डॉक्टर रिचा एंड डॉक्टर दीपक हैव समथिंग एल्स टू ऐड। Yes, one thing Ashish we haven't discussed is the eye symptoms। में क्या होता है, आईज में जो है अपने प्रोप्टोसिस, मतलब आई बाहर आने लगती है, लिड ड्रॉप हो जाती है, आई के पीछे पेन होता है, रेडनेस आ जाती है और विजन चली जाती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जब आने लगे या ENT वाले आने लगे, उसमें वेट नहीं करें आप। जैसे किसी लोकल आई डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू गो टू ए हॉस्पिटल जहाँ मल्टी स्पेशलिटी है, जहाँ ENT है, रेडियोलॉजी है, न्यूरो है। तो क्या है, इसमें ट्रीटमेंट में 2 दिन भी डिले है तो फिर वो फंगस फैल रहा है। सो यू नो दिस नीड्स अर्जेंट डायग्नोसिस, अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड अर्जेंट सर्जरी। इसमें आई को निकालना पड़ता है पूरा। यू कांट जस्ट ट्रीट इट बाय कि मैं दवाई दे रहा हूँ या दवाई ले रहा हूँ। सो पूरी आंख को निकालना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, जिससे कि वो ब्रेन में नहीं फैले। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग कि भी अर्जेंट, अगर सही लक्षण है तो उसका अर्जेंट ट्रीटमेंट करें। बहुत बात कही आपने। आशीष, एक पॉइंट लास्ट में ऐड करना चाहूंगा जयदीप भाई, कि पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं 2 चीज इंपॉर्टेंट समझता हूं कि यद्यपि वो इस वक्त कोविड से पीड़ित है और घर पे है या हॉस्पिटल के अंदर है और स्टेरॉइड पे है, जैसे वो ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रहा है, वो अपना ब्लड ग्लूकोज भी मॉनिटर करे। यद्यपि उससे पहले से तो भी वो इंश्योर करे कि हर मे बी आफ्टर एवरी 3 डेज या वो इंश्योर करे। बहुत महत्वपूर्ण बात इंपॉर्टेंट है कि जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो एज ए डॉक्टर हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम उसे भी काउंसिल करें पेशेंट कि भाई सब कुछ ठीक है पर ये सिम्टम्स तुझे आए तो शायद यू शुड रिटर्न बैक इमीडिएटली। ये मेरा ऐसा सोचना है। बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर ऋचा, सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगी, प्लीज पैनिक ही मत करिए।
घबराइए मत, जो आपको सिम्टम्स बताएं उनका बस ध्यान रखें, और ऐसा कुछ होता है तो प्लीज इमीडिएटली अच्छे इंस्टीट्यूट में या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्लीज जाइए, पैनिक बिल्कुल मत करिए। दैट इज व्हाट आई वुड से। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सौरभ, अर्जुन, दीपक, डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर हार्दिक, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप, आपका बहुत बहुत आभार, और अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मंच दिया जिससे कि हम ये जानकारियां आम दर्शकों तक पहुंचा पाए। मैं अमर उजाला की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। हमने एक नया प्रयोग किया है। हर रोज हम कुछ डॉक्टरों से बात करते हैं, कभी एक डॉक्टर होते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, लेकिन ये हमने एक नया प्रयोग 2 बार किया है, पिछली बार भी किया था, कि विशेषज्ञ ही आपस में बातचीत करें तो शायद। और मुझे जो जैसे मिथिलीन ब्लू के बारे में अवेयरनेस नहीं था, एक ऐसी सस्ती दवाई डॉक्टर सौरभ ने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बड़ी बात जिस पर मैं शायद बाद में एक और लाइव अमर उजाला पर करूंगा आम जनता की जानकारी के लिए, कि अगर ब्रिटेन में या पूरे यूरोप में या अमेरिका में नहीं आया है ये ब्लैक फंगस का मामला, इतनी महामारी फैलने के बाद भी कोरोना की, और भारत में आया है, तो कहीं ना कहीं दवाइयों का गलत और बेतहाशा इस्तेमाल और एक ऐसी कोई सेंट्रल एडवाइजरी नहीं होना कि जिसके तहत सबका इलाज एक ही प्रोटोकॉल के तहत हो, ये बड़ी गैप मुझे दिखाई देती है। डॉक्टर ऋचा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मेरी पूरी टाइमलाइन, अमर उजाला के सोशल मीडिया की टाइमलाइन इस वक्त उस तरह के सवालों से भरी है जिसमें लोगों के मन में भय दिखाई देता है। वो पहले ही कोरोना से परेशान है, मेंटली डिप्रेस्ड हैं, परिवार संक्रमित हुए हैं इस बार, बहुत लोगों ने अपने निकटवर्तियों को खोया है, कई जगह तो हमने देखा है कि परिवार ही पूरे खत्म हो गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हमने देखे हैं पूरे देश ने, और इतने सारे उदाहरण ऐसे भी हैं कि माता पिता, उनके निकट संबंधी भी चले गए और बच्चे अनाथ हो गए, और उन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अलग अलग सरकारें योजना बना रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उन बच्चों का भविष्य निश्चित ही संकटमय हो गया है। ऐसी स्थिति में जब लोग वैसे ही परेशान है, तब ये ब्लैक फंगस जैसी कोई चीज सुनते हैं तो उस अवसाद को बढ़ाता है। लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो लक्षण आपको यहाँ बार बार बताए गए हैं उन लक्षणों पर ध्यान दीजिए, पर आप साइकोलॉजिकली ये भी मत सोचकर चलिए कि जो कुछ भी खबरों में आ रहा है वो सब मुझे ही हो जाएगा, मत सोचिए। और अगर हो भी रहा है तो जैसा डॉक्टर ऋचा कह रही थी, डॉक्टर सौरभ कह रहे थे, तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में जाइए, क्योंकि इसको केवल दवाई से ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसमें समय सबसे बड़ी चीज है। आपकी रेस जो है, आपकी दौड़ जो है समय के अगेंस्ट है। आपको अगर जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो आप बिल्कुल बच जाएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप देर कर देंगे तो ये खतरा बहुत बड़ा होगा। डरिए मत। जिस तरह हम लोगों ने कोरोना से लड़ाई लड़ी है और हमारे ये सारे स्वास्थ्य कर्मी हमें उससे निकाल कर लाए हैं, बहुत सारे लोगों की इन्होंने जान बचाई अपना दिन रात एक करके, उसी तरह ये जो ब्लैक फंगस नाम का एक बीमारी के रूप में दैत्य हमारे सामने खड़ा हो गया है, हम लोग उस चुनौती से भी निपटेंगे। उसके बारे में जागरूक करने के लिए हमने श्रृंखला शुरू की। आज बहुत अच्छी बातचीत हुई, आपने इतनी व्यस्तता में से समय दिया है। मैं अमर उजाला की ओर से आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं, और हम फिर इसी तरह के विशेषज्ञों के साथ बातचीत लेकर अमर उजाला के इस मंच पर आप सभी के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।